बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तानी टीम का जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान हुआ। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े से तजुर्बेकार तो ज़रूर हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट पर उतरते दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और उससे कबल पाकिस्तान को होम सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है। अब देखते हैं कि आया पाकिस्तानी टीम का जो अनाउंस होता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो कौन सी टीम पाकिस्तान की T20 के लिए वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होती है, उस पर आज हम बात भी करेंगे और साथ साथ दीगर इशूज़ पे भी बात करेंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होना है, वहाँ 8 टीमें शिरकत करेंगी, लेकिन एक अभी ऑप्शन बाकी है और वो है मुल्तान सुल्तान। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसे रन करते दिखाई देंगे, अब उसकी बाकायदा हम देखेंगे कि ऑक्शन होता हुआ दिखाई देगा, उस पर भी बात रहेगी कब होना है। और फिर हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्टिंग को अब खत्म कर दिया गया, ऑक्शन पे खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा, उस पर भी आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो पे मौजूद है नौरिश खान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले तो नौरिश की तरफ चलते हैं। नौरिश, है होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान और 4 स्पिनर्स रेगुलर और 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स टीम में शामिल हैं, जबकि 2 ऑलराउंडर्स बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं। फिर अगर हम देखें तो 2 फास्ट बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। 6 बैटर्स में 6 के 6 हमारे पास वो बैटर्स मौजूद हैं जो एज ए ओपनर टीम में जगह बनाते नजर आते हैं मुस्तकबिल में। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरी बात ये कि स्क्वाड जो अनाउंस हुए ना, मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करी थी कि श्रीलंका के बाद थोड़े चेंजेस होंगे, बट नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी इस पर बहुत फर्म थी, अब भी फर्म हूँ कि शादाब की अभी भी जगह मेरा नहीं ख्याल बनती थी। और शादाब और उस्मान तारिक तो ऐसे नाम हैं जिनको नहीं होना चाहिए था स्क्वाड में। शादाब के बारे में मैं पहले भी काफ़ी बात कर चुकी हूँ कि एक्सपीरियंस्ड उनका है, बट इंजरी से वो वापस आए हैं। उस्मान तारिक को देखें, यूजुअली तो एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का जो स्क्वाड है, माइनर चेंजेस अगर 1-2 हो गए तो हो गए, अदरवाइज यही सेम स्क्वाड शायद T20 के लिए वर्ल्ड कप के लिए भी जाए, क्योंकि 31 जनवरी डेडलाइन है वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने की। अच्छा, 31 तारीख की आप बात कर रही हैं, 31 जनवरी जी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 29 को पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है, दूसरा मैच 31 जनवरी को खेलना है। आपके पास टाइम नहीं होगा, आपने जो फैसला करना है ऐसा लगता है कि आपने वो तैयार कर कर रखा है, सिर्फ है आपने जो है उसको फाइल करना है। ऐसा लगता है कि पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिन प्लेयर्स ने अगर परफॉर्म किया वो जगह बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑप्शन पे आपने 2 ऐसे प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप किया है जो इस वक्त अगर हम देखें तो बिग बैश में भी उम्दा कारकर्दगी हारिस रऊफ की रही है। फिर अब्दुल समद को आपने मौका नहीं दिया, लेकिन बगैर मौके दिए आपने उसे टीम से ड्रॉप कर दिया। फिर साथ साथ क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अंदर 2 ऑलराउंडर मौजूद है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वसीम जूनियर और फहीम अशरफ, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक जगह हारिस रऊफ की रखी हुई है। लग ऐसे है, लेकिन देखिए हारिस रऊफ अगेन, अब जितना भी उनकी बिग बैश लीग की परफॉर्मेंस ही, मेरा नहीं ख्याल कि उनको सही किया। आई थिंक अगर स्क्वाड में नहीं रखा, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, लोग कह रहे होना चाहिए था, आई डोंट थिंक, क्योंकि देखें आई डोंट थिंक उनको इंक्लूड होना चाहिए था और ये सही डिसीजन है। जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं ये भी बात कहूँगी कि नसीम शाह से बहुत हाई होप्स होंगी इस सीरीज़ के लिए। दूसरा, आपने ऑलराउंडर्स की बात की ना, तो ऑलराउंडर्स का होना अच्छी बात है हमारी टीम में, लेकिन बात ये कि वो जब स्टेप अप करें ना, कि जब रिक्वायर्ड हो। अब ये ऐसा ना हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने न्यूजीलैंड के अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, जितने ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, उस किस्म की वैरायटी हमारे पास ना ही वसीम जूनियर के अंदर मौजूद है, ना ही फहीम अशरफ के अंदर मौजूद है। देखिए फहीम अशरफ के अलावा अगर मैं वसीम जूनियर की बात करूं, फहीम अशरफ आई थिंक अब वो वर्सेटाइल प्लेयर बन गए हैं जिनसे हमें उम्मीद थी, और वो उस टाइप के प्लेयर बन गए हैं कि जो हम उन्हें पहले देखना चाह रहे थे। तो फहीम अशरफ की मैं बात की थी। फहीम अशरफ का अब इतना एक्सपीरियंस आ गया, एशिया कप इन्होंने खेला, फिर उसके बाद काफ़ी क्लच सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए 9-10 रन ही सही, लेकिन वो 10 रन उस वक्त किए जब 1 रन भी बनना मुश्किल था। तो अब आई थिंक कि फहीम अशरफ उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि पहुंच गए हैं, बट आते हुए नजर आ रहे हैं। As far as वसीम जूनियर इज कंसर्न, आई स्टिल थिंक ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हमें अपने यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए। आप हमारी हमसे जो टीम खेलने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो ज्यादातर वहां पे नए लोग हैं, नहीं आप तजुर्बा कर सकते थे, अहमद दानियाल को आप मौका दे सकते थे, अब्बास आफरीदी को आप मौका दे सकते थे, मां सदाकत को आप मौका दे सकते थे, अहमद दानियाल को। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा है कि स्क्वाड में शादाब खान और उस्मान तारिक की जगह हमें उनको सुफियान मुकीम और फैसल अकरम को इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि दोनों, फैसल अकरम आई नो लोग कहेंगे कि बहुत एक बोल्ड डिसीजन था, बट हमें एक्सपेरिमेंट
इतने ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट, इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स होने का क्या फायदा जब इस पॉइंट पे आप एग्जीक्यूट नहीं करें। लेकिन साथ साथ मैं जाल साहब आपकी तरफ आऊँ, इन्होंने फैसल की बात की है और सुफियान की बात की है, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें तो ये थोड़ा सा खिलाफ जा रही हैं उस्मान तारिक के। लेकिन T20 फॉर्मेट पे जिस अंदाज में वो बॉल करते हैं, बैटर को रीड करते हैं आखिरी वक्त तक, इसी तरह सेम इब्रार भी आखिरी तक बॉलर्स को बैटर्स को रीड कर रहे होते हैं, तो ये कम्बिनेशन की तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि दोनों खेलते नजर आएंगे। लेकिन उस्मान तारिक थोड़ा सा डिफरेंट एक्शन है और उस एक्शन की बदौलत हम समझते हैं कि कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें उस्मान तारिक का जो एक्शन है और जिस तरीके से आपने देखा जब उन्हें आपने मौका दिया है, तो उन्होंने पहले मैच में ही आपको प्रूव करके दे दिया था, मैन ऑफ द मैच हुए थे। और फिर जैसे दूसरा मैच दिया उसमें भी आपको उन्होंने विकेट। असल मसला ये कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो आखिर वक्त तक जब तक बॉल डिलीवर नहीं करता, वो बैट्समैन को जो है देखता है, जज करता है कि बैट्समैन कौन सी शॉट खेलना चाह रहा है, तो उसके पास वो चीज़ मौजूद है कि वो अपनी जो है वैरायटी जो है शो करता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप उस्मान खान को जो है उस्मान तारिक को टीम में अगर उतारते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का वो बॉलर। और तमाम ही जितनी बैन अवी टीमें उन्होंने ज़्यादातर उस्मान तारिक को नहीं खेला है, तो उस्मान तारिक को मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए एकदम ट्रिम कार्ड भी साबित हो सकता है अगर वर्ल्ड कप की टीम में हम इसे अनाउंस करते अगर हैं। उस्मान तारिक, तो उस्मान तारिक की तरफ आऊंगा, नौरिश आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन एक बात मैं उस्मान तारिक के हवाले से कह दूं कि जिस तरह उनका परफॉर्म रहा T20 फॉर्मेट पे, जिस तरह सिंध प्रीमियर लीग से उठकर वो आए, डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म किया, मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते रहे उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, मुख्तलिफ दुनिया भर के अंदर जो लीग्स खेली जा रही वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी पे कुछ कह रही थी नौरिश आप। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि उस्मान तारिक ऑल्दो एक बहुत अच्छा जेम है, अनडाउटेडली उनको अभी तक इंटरनेशनल, ज्यादातर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने खेला हुआ नहीं है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं अनडाउटेडली। लेकिन जो एक यहाँ पे ग्रे एरिया है ना, जो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है और पाकिस्तानी टीम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, वो ये कि उनका जो एक्शन है दैट इज कंट्रोवर्शियल। आईसीसी के हिसाब से वो कंट्रोवर्शियल है। अब वो उस एक्शन के साथ डोमेस्टिक में पाकिस्तानी बाईलैटरल सीरीज में अगर वो खेलें वो उसमें परफॉर्म कर पाएंगे, बट अगर वो मेगा टूर्नामेंट्स में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026, तो एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उनके एक्शन को रिपोर्ट कर दिया जाए और फिर वो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी हमारे लिए भी, पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए, इससे पहले सकलैन के साथ हो चुकी है, सईद अजमल के साथ हो चुकी है, तो आप समझती हो कि पाकिस्तान ने फाइट करना सीख लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने फाइट करना सीख लिया है। हर तरीके से हम देखते हैं कि हमारे फाइटर नजर आ रहे हैं। जिस तरह सरहद के मैदानों में इंडिया को शिकस्त दी, उसी तरह आप क्रिकेट के मैदानों में भी हर तरीके से उनको शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आईसीसी किसी ना किसी किस्म की, क्योंकि रिपोर्ट जब होगी तो आईसीसी तक जाएगा और उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए मैचेस पाकिस्तान खेल रहा होगा उस वक्त, और उस्मान तारिक का उस वक्त टीम से बाहर होना एक सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि या तो अगर आप उस्मान तारिक की जगह किसी और को इंक्लूड करें या फिर उस्मान तारिक को थोड़ा मेरे ख्याल टाइम देने की जरूरत है। अनडाउटेडली वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनके स्किल्स पे ना मुझे शक है ना किसी को शक है, वो हमारे लिए बाकी बहुत अच्छा साझा है, लेकिन थोड़ा सा काम, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन उनके लिए भी फेवरेबल नहीं होगी। जैसे हसनैन के हसनैन एक बहुत अच्छा हमारा जेम थे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनके एक्शन की वजह से वो रिपोर्ट हो गई, फिर उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। तो चलें, सबको वैसे भी कुछ जावेद साहब भी कहना चाह रहे हैं। देखिए नॉरिश, PSL 10 में जो है इनके जो एक्शन पे जो है एतराज हुआ था और फिर ये क्लियर होकर आए थे। आपको पता है 1 से 2 मैचेस ये नहीं खेले थे, इन्होंने एक्शन क्लियर करवाया, उसके बाद ये दोबारा ग्राउंड में है। उसके बाद से लेकर आज तक उनके बॉलिंग एक्शन पे कहीं भी कोई एतराज नहीं हुआ। देखिए, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला थे। अब पाकिस्तान टीम ने आईसीसी का इवेंट खेलने जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे पास अभी जो सीरीज हो रही है, इस पे बहुत इन्हिसार करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, खासकर उस्मान तारिक के हवाले से। अगर यहाँ उस्मान तारिक पे कोई एतराज नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स हैं वो T20 वर्ल्ड कप का जो मैच है पाकिस्तान ने खेलना है उसके लिए उस्मान तारिक का टीम में नाम जरूर नजर आए। मोइन भाई, अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इक्विपमेंट दस्तियाब होते हैं जैसे बॉलिंग एक्शन के लिए, जो आईसीसी ने वहाँ चेक करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी, हमारी एकेडमी में भी वो इक्विपमेंट आ गए हैं जहाँ से अपना ये एक्शन क्लियर करवा कर आए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी का इवेंट ज़रूर है, लेकिन जहां आपका एक्शन क्लियर हो गया है, ऐसे हमारे बहुत से प्लेयर हैं जिनका क्लियर हुआ है ये एक्शन जो है कराची में, तो लाहौर में क्लियर हुआ है,
तो मैं नहीं समझता कि अब उनके एक्शन में, क्योंकि अभी हाल ही में देखें वो मुख्तलिफ ममालिक में जाके लीग्स खेल कर आए, कहीं भी उनका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। उनका एक अपना स्टाइल है। देखिए लीग बिल्कुल अलग है और आईसीसी का इवेंट बिल्कुल अलग है, और इस पर मैं जरूर बात करूंगा। नॉरिश की तरफ आऊँ, क्योंकि पाकिस्तान का अनाउंस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए हुआ है। शाहीन वापस आए, नसीम वापस आए हैं, और दोनों को अगर हम देखें तो इससे कबल भी इंजरी की प्रॉब्लम थी। आप समझती थी कि यहाँ पर थोड़ा सा शाहीन को आप रेस्ट दे देते हैं या किसी एक ऐसे बॉलर को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे मेन किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है। अगर थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और इंजरी का शिकार हो जाता है, ये बड़ा सेटबैक होगा हमारे लिए वर्ल्ड कप से कबल शाहीन का इंजर्ड होना। बिल्कुल, आई थिंक बहुत एक बोल्ड मूव ली है पीसीबी ने, और आई होप कि ऐसा ना हो जैसा हम हम खदशा जाहिर कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाहीन जो है, क्योंकि देखिए अनडाउटेडली जितना भी हम वो करें, प्रीमियम बॉलर तो वो हमारे हैं। शाहीन अफरीदी ब्रांड इमेज है, जैसे बाबर की ब्रांड इमेज है, रिजवान की है, शाहीन की भी एक ब्रांड इमेज है, बट आई होप ही रियली लिव्स अप टू इट। और दूसरा, शाहीन को वो काम करना होगा जो बाबर ने अभी किया है बिग बैश लीग में, और वो क्या काम था अगर आप थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करें। बिग बैश लीग के जो इनिशियल के मैचेस थे उसमें आप देखें कि टीम्स ने जो मुझे देख के समझ आ रहा था कि स्ट्रैटेजी बाबर की कवर ड्राइव के अगेंस्ट ही बना ली थी, और वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते जा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि बाबर इज नोन फॉर हिज कवर ड्राइव्स। तो वो कवर ड्राइव्स खेलते थे, अक्सर टीम्स ने उनके खिलाफ फील्डिंग की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसकी वजह से वो अर्ली आउट भी रहते थे। वन ऑफ द अच्छा, जहां कवर ड्राइव पे आप बात कर रही हो ना, तो वहां पर अब बहुत सी चीजें बाबर के हवाले से हमने देखा है कि दूसरी टीमें रीड करती दिखाई दी हैं। स्पिनर्स पे थोड़े से कमजोर हैं बाबर, और हमने देखा है कि जहां पर बिग बैश में स्पिनर्स रोल अदा नहीं करते थे, वहां बाबर के खिलाफ वो स्पिनर्स बॉल कर रहे होते थे। मैं आपको वही कह रही हूँ। तो मुझे जैसे जैसे बिग बैश लीग अभी, क्योंकि तो अभी तो खैर बाबर ने पुल आउट कर लिया फाइनल से पहले बिग बैश लीग के, लेकिन जैसे जैसे बिग बैश लीग आगे बढ़ती गई तो मैंने एक चीज पॉजिटिव देखी, वो ये कि बाबर ने थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो लेके आए कि सरप्राइज देने के लिए ओपोनेंट्स को, जो कि एक अच्छी चीज है। और आई थिंक शाहीन को भी ये करना चाहिए, शाहीन को समझना चाहिए कि शाहीन के यॉर्कर्स प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, अब टीम्स इसके खिलाफ प्रैक्टिस करके आती हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड है तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही अपना होमवर्क बहुत अच्छे करते हैं, तो शाहीन को चाहिए कि थोड़ी सी नहीं बल्कि पिच रीड करें, थोड़ी लाइन और लेंथ पर बॉल करते दिखाई दें शाहीन शाह अफरीदी। इस पे मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, और यकीनन उनको अब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ख़ासकर अपने यॉर्कर्स पे। और जिस तरह माजी में वो बड़ी ज़बरदस्त यॉर्कर से पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलाया करते थे, अब शायद उनमें कमी आ गई है। लेकिन यॉर्कर्स बॉलर्स जो है ना हमारे पास अब थोड़े से कम होते दिखाई दे रहे हैं। उसकी बेसिक वजह है कि अब बॉलर ज़्यादा झुकने की कोशिश नहीं करते, जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से ये डिपार्टमेंट अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। माजी में हमारे पास वसीम वक्कार ऐसे बॉलर थे, और ख़ासकर मैं आकिब की बात करूँ, बड़ी ज़बरदस्त यॉर्कर बॉल किया करते थे। मोहम्मद समी बड़ी ज़बरदस्त बॉल किया करते थे, शब्बीर अच्छी बॉलिंग किया करते थे। ये वो बॉलर्स थे जो यॉर्कर से पाकिस्तान को विकेटें दिलाते थे। इस पर ज़रूर बात रहेगी। नॉरिश, यॉर्कर्स पर आप बात कर रही थी, माजी हमारा भरा पड़ा है फास्ट बॉलिंग का शोबा, जहां यॉर्कर से हम टेलेंडर्स को बिखेर दिया करते थे। आज शायद टेलेंडर्स रन कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे फास्ट बॉलिंग का शोबा। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी 1-2 साल पहले जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हुए थे, जिसमें केशव महाराज ने फतह दिलाई थी साउथ अफ्रीका को। मेगा टूर्नामेंट था वो भी आईसीसी का, और उसमें आराम से पाकिस्तान जीत सकता था वो, बट अनफॉर्चुनेट तो मैं नहीं कहूँगी, हमारी अपनी टेक्निकल स्ट्रेटेजिक एरर्स थे, हालांकि 3 विकेटें हार्डली उस वक्त चाहिए थी तो जीत सकते थे। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने तो अपना काम कर दिया था वहाँ। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक के उसको भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल है कि प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट वहां भी आ गया था। उसके बाद हम बात वही होती है ना कि आप जितना भी आगे चल जाएं, लेकिन एंड आप किस तरह करते हैं ये मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक मैं कहूँगी कि क्रिकेट की एक अच्छी साइड भी है, बुरी साइड भी है, जो क्रिकेट को अच्छा गेम भी बनाती है और क्रिकेट को अनफॉर्चुनेट भी कुछ टीम्स के लिए बना देती है। तो आप थ्रू आउट मोमेंटम लेके जाएं। आखिरी इसलिए कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में पावर प्ले और डेथ ओवर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हम दोनों सेक्टर्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत लैक करते हैं।
आपने शाहीन की बात की, आई थिंक शाहीन के पास बहुत अच्छी उनके पास वो पोटेंशियल है कि वर्सेटाइल डिलीवरीज एग्जीक्यूट करने का। यॉर्कर्स जब वो अपने पूरे ग्रूव में होते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन आई थिंक शाहीन का ग्रूव ये है कि शाहीन को समझना होगा कि पेस अकेला उनको विकेट नहीं ला के देगा। वो अगर यॉर्कर करा रहे हैं तो अगर आप 3 वाइड यॉर्कर्स एक साथ लगातार कराएंगे तो अगले चौथा भी अगर आप वाइड यॉर्कर्स कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आउट ऑफ द पार्क हिट करेगा बैटर। तो थोड़ी, अब जैसे मिचेल स्टार्क के बहुत अच्छी एग्जांपल है मिचेल स्टार्क हमारे पास। मिचेल स्टार्क क्या करते हैं, मिचेल स्टार्क के अगर कभी अच्छा स्टार्ट उनको नहीं मिलता अपने ओवर का तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके जो ओवर का एंड हो, इख्तिताम हो, वो अच्छा हो, कि या तो किसी विकेट से हो या वो बाउंस बैक बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट खेला था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उसमें एक ऐसा साउथ अफ्रीका की जो पूरी बैटिंग थी, जो आपके पास फर्स्ट इनिंग्स थी, उसमें बहुत अच्छे से साउथ अफ्रीका ने उसको किया था और लग ही रहा था कि ये जीत जाएगा साउथ अफ्रीका। बट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पुल बैक किया था, ऑल्दो साउथ अफ्रीका वोन दैट WTC फाइनल, बट जो पहली इनिंग्स थी उसमें जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने स्टार्ट दिया था लो करके, कंडीशंस को रीड करके, कंडीशन तो ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की बहुत सी कमजोरियां हैं। अगर हम देखें तो अभी हमने यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के शोबे पे बात की, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पाकिस्तान वीमेंस की भी और पाकिस्तान मेन टीम की भी ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा हम डॉट्स बॉल खेल रहे हैं। किस हद तक हम इससे वर्ल्ड कप और होम सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काबू पाते हुए नजर आएंगे, और अगर कोच ने इस पर काम किया है तो वो ग्राउंड्स के अंदर जो है नज़र आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, आपको पता है कि इतना बड़ा इवेंट हम खेलने जा रहे हैं, और इससे थोड़े दिन पहले जब वहाब रियाद ने जो अपनी वुमेंस टीम की जो कोचिंग कर रहे हैं, मेंटोर हुए हैं, उन्होंने भी ख़ास जो ये इस नुक्ते पे जो इस पॉइंट पे जो है बहुत बात की कि इस नुक्ते पे जो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और डॉट बॉल खेलना, आपको पता है 20 ओवर्स के मैच में जो है अगर आपने 15 से 20 डॉट बॉल अगर आप निकाल दें तो उसके बाद तो एक मैक्सिमम ओवर बनते हैं जिसमें आपने 12-13 ओवर्स में वो करना है। तो लेकिन डॉट बॉल ठीक है, पार्ट ऑफ गेम ये होता है, लेकिन हमारी वुमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, हमारे जो प्लेयर जो है सेट ओवर में डॉट बॉल का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमने 10-12 डॉट खेल लिए, उसके बाद जब वो सेट हो जाते हैं फिर अपने स्कोर कहते हैं स्ट्राइक रेट को बेहतर करें और उसी में वो आउट हो जाते हैं। तो इस पे जो हमारा स्टाफ है उनको, टेक्निकल स्टाफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करती होगी, और प्लेयर्स के ऊपर आपको पता है कि ऐसा कोचेस भी चाहिए, एक एनालिस्ट होता है जो उन प्लेयर्स को बताता है कि आपने उस मैच में इतनी डॉट खेली, इस मैच में इतनी। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख कर अब डॉट बॉल्स खेलने का खासकर T20 में रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो चाहे किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में देख लें, किसी भी लीग में आप देखें कि डॉट बॉल तो समझ लो एक से अगर 2 डॉट बॉल प्लेयर्स खेलता है। हालिया मिसाल आपने बिग बैश में देखी कि कप्तान ने है मोहम्मद रिजवान को जो है रिटायर्ड करके वापस बुला लिया था कि बहुत ज़्यादा डॉट खेल रहे हैं। तो डॉट बॉल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौरिश, आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह अभी डॉट बॉल पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो जितने भी पाकिस्तान ने भी मैचेस खेले हैं हम उसमें देखते हैं कि 50% रेशो पाकिस्तान का ऐसा रहा है कि हम डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, होम सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलेंगे, लेकिन किस हद तक हम इस पर काबू पाने हुए नज़र आते हुए दिखाई देंगे। फिर बाबर आजम की शमूलियत T20 फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म करते रहे माजी में, कुछ डॉट बॉल्स भी रही हैं उनके साथ, फिर स्ट्राइक रेट उनका कम दिखाई दिया, कई मैचेस में उन्होंने परफॉर्म भी किया बाबर ने। लेकिन साथ साथ क्योंकि बाबर को टीम में शामिल करना एक बेसिक वजह मुझे ये भी नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी टीम T20 के अंदर पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पा रही है। तो ये एक बेसिक वजह भी है क्योंकि काफ़ी तजुर्बाकार है बाबर आजम। अगर बाबर आजम एक एंड पे विकेट पे खड़े रहते हैं, दूसरे एंड से अगर चौके छक्के लग रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है कि बाबर अपने स्ट्राइक को इसी तरह मेंटेन करते रहें। बिल्कुल। दूसरा देखिए, बाबर को भी एक चीज़ समझनी होगी, पिछले कुछ मैचेस में जो हमने रीसेंट मैचेस जो बाबर के हुए हैं, मुझे जो चीज़ एक कंसर्निंग लगी वो ये है कि बाबर की एक जो स्पेशलिटी है, जैसे आपने बताया कि वो एंड के मतलब पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी मिडिल ऑर्डर में, जिसके लिए बाबर को इंक्लूड किया। प्रॉब्ली वन डाउन ही उन्हें भेजेंगे, ओपनर्स तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को वो भेजेंगे। तो वन डाउन जो कि भेजना भी चाहिए, वन डाउन ओपनर्स वो सूट भी नहीं करते। तो क्योंकि देखिए हमारे ओपनर्स ऑलरेडी उनका ओपनिंग पेयर बन भी चुका है। तो अगर मैं बाबर की बात करूं, बाबर को एक चीज समझनी होगी, इम्पैक्ट क्या चीज होती है। बाबर को सबसे पहले इम्पैक्ट को प्रॉपर समझना होगा कि आप टर्म्स ऑफ 50s और 100s ले आए, हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज ले आए, बट उनमें से वो हाफ सेंचुरीज, वो सेंचुरीज मैटर करेंगी जो इम्पैक्टफुल होंगे। और वो इम्पैक्टफुल क्या होती है, आप बेशक 10 रन कंट्रीब्यूट करें, 15 रन कंट्रीब्यूट करें, बट अगर वो 10 या 15 रन उस वक्त आए जब आपकी टीम से एक रन नहीं बन रहा था, वो इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट क्या होता है कि आप
आप बड़ी इनिंग्स तो खेलें लेकिन साथ साथ आप पिच पे टिके रहें, खड़े रहें, एंड तक खड़े रहें, तो वो एंकर करना होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर विकेट्स गिर रही होती हैं, अगले एंड से छक्के चौके पड़ते हैं, तब भी बाबर के अंदर ये क्वालिटी है, टेम्परामेंट है कि वो दूसरे एंड से कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ सलमान अली आएगा का थोड़ा सा रूप नजर आया, नया रूप, और जिसपे उन्होंने बहुत ज्यादा तेज खेलते दिखाई दिए। 12 पे उन्होंने, हमने देखा कि 40 रन स्कोर भी किए उन्होंने। ये नया रूप पाकिस्तान के लिए किस हद तक कारआमद हो सकता है T20 फॉर्मेट पे? क्योंकि हमेशा कप्तान बनने के बाद भी उन पर तनकीद होती रही कि उन्हें टीम में क्यों शामिल किया गया, क्यों कप्तान बनाया गया T20 फॉर्मेट का, उनकी तो जगह नहीं बनती टीम के अंदर। नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी पर्सनली, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सलमान अली आगा की बहुत सपोर्ट किया, एज अ कैप्टन उन्हें बैक किया है। अच्छी बात है इंक्लूड किया, अच्छी बात है कि उन्होंने परफॉर्म किया और वो इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। लेकिन देखिए अगेन मैं वहां भी वही बोलूंगी जो मैंने बाबर के लिए बोला कि सलमान को चाहिए था एंड तक खड़े रहते, निकाल के जाते। बात वही होती है ना कि हम जिस दिन हमारी टीम ने ये चीज समझ ली ना कि रोटेटिंग द स्ट्राइक और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, आई थिंक उस दिन हम एक बहुत सक्सेसफुल टीम हो पाएंगे और हमारे पास फिर कोई भी बड़ी टीम का चैलेंज आएगा ना, वो हम एक्सेप्ट। इसी पे जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे अभी नॉरिश कह रही थी कि सलमान अली आगा ने जो एक इनिंग्स खेली है, और नॉरिश अब क्या हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से सलमान अली आगा ने खेल दिया है तो वो भी चाहेंगे कि मैं भी वन डाउन आ जाऊं और वन डाउन पे आके रन करूं। फिर तो बाबर आजम नीचे तो आपको पता है कि उनका काम ही नहीं। लेकिन असल मसला हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अगर हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग करती है, साइम अयूब और साहबजादा फरहान एक अच्छी बारी खेल देते हैं, तो बाबर आजम फिर आके इनिंग्स को जो है बिल्ड कर सकता है, उसमें सलाहियत मौजूद है। और फिर सलमान अली आगा ने जो आखिरी इनिंग श्रीलंका के खिलाफ खेली है, अगर उसी तसल्सल को कायम रखते हैं, देखिए सलमान अली आगा जब भी बैटिंग करने जा रहा है, आपने देखा जहेज़े कप्तान वो अपने ऊपर एक जो है ना खौफ तारी करके जाता है हार का, कि यार कहीं हार ना जाए। उस दिन उन्हें मैच नजर आ रहा था कि मैंने अपनी बारी लेनी है, जब उन्होंने बारी ली 46 रन कर लिए, आप मैच भी फिनिश कर सकते थे, लेकिन आप मैच फिनिश नहीं कर पाए। तो ये क्वालिटी भी आप में आना चाहिए। और फिर जैसे हमारे 4 से 5 तो हमारी टीम में जो अनाउंस हुई उसमें ओपनर खेल रहे हैं, अगर 4 से 5 ओपनर खेल रहे हैं और फिर 4 आपने ऑलराउंडर ले लिए हैं, 3 फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारा जो सिलेक्शन कमेटी और जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, जो पहले मैच के लिए टीम जो है 11 रुकनी दस्ता उतारेगी मैच में, वो क्या होगा, वहां से आपकी स्ट्रेटजी का पता चलेगा कि आया कि हम कौन सा स्क्वाड विनिंग स्क्वाड आज आपने पहले मैच से निकाल लेना है, और दूसरा मैच जिस दिन आपने खेलना है उस दिन आपने वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स का अनाउंसमेंट करना है। तो एक मैच के बिना पर जो है आपने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है। देखिए सेलेक्टर्स को कहां तक तुम देख रही हो नॉरिश के, उन्होंने पेपर वर्क तैयार किया हुआ होगा, सिर्फ तब्दीलियां, अगर मुझे भी जहां तक लगता है तब्दीलियां अगर हुई तो 1 से 2 नजर आ रही हैं, और उनमें मैं समझता हूं कि कुर्बानी का बकरा वसीम जूनियर बनते दिखाई दे रहे हैं, कुर्बानी का बकरा उस्मान तारिक बनते दिखाई दे रहे हैं, या फिर ख्वाजा नाफे तीसरी सूरत में नजर आ रहे हैं। स्पॉट ऑन आपने बात की, मैं यही कहने वाली थी अभी। जो सेलेक्टर्स की बात है, आई थिंक कि वो जो अभी बात हो रही थी ना यहाँ पे कि पहले मैच को देख के सिलेक्शन करेंगे, वो आई थिंक जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी। सिलेक्ट उन्होंने इसी पे बेस पे करनी है, और बिल्कुल 1-2 कर चुके हैं, वो सिलेक्ट कर चुके हैं बिल्कुल। और हो सकता है कि सेम यही टीम भी खेलती नजर आए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और भी है जो मुझे नजर आता है, शायद हो सकता है कि लास्ट मोमेंट, वैसे इसका चांस बहुत कम है, 1-2% है, लास्ट मोमेंट पे मोहम्मद रिजवान या फिर हारिस रऊफ की इंक्लूजन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सबसे मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान कहां तक आपको लगता है कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं नौरिक जो कह रही है बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ कि लास्ट मोमेंट पे जो मोहम्मद रिजवान उस्मान खान की जगह टीम में आ सकते हैं। और आपको पता है हमारे पास जेनुअन 4 स्पिनर। आप समझते हैं ख्वाजा नाफे की भी जगह बनती दिखाई नहीं दे रही? ख्वाजा नाफे की भी जगह नहीं दिखाई दी। अगर मोहम्मद रिजवान इन हो मैं जाते समझता हूं कि एज ए सीनियर मोहम्मद रिजवान अगर टीम में शामिल होते तो पाकिस्तान को फायदा होगा, और जिस नंबर पर वो 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, आपके पास एक अच्छा इजाफा होगा कि वहां पर थोड़ा सा ब्रेक, जहां पर स्पिनर्स को रिजवान बड़े अच्छे खेलते हैं, वहां फायदेमंद भी साबित हो सकता, दिखाई दे सकता है। फिर ख्वाजा नाफे इतने तजुर्बेकार नहीं है, उस्मान को आपने काफी मैचेस में चांस दे दिया, आप उनसे भी कुछ बड़ी इनिंग की तवक्को नहीं कर सकते। ऐसे में तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। भाई जहां पूरी आपने मैनेजमेंट ने जो सीनियर प्लेयर पे तकिया किया कि तजर्बेकार है, हमने इन्हीं को अनाउंस किया है,
तो मोहम्मद रिजवान अगर टीम में आ जाते हैं तो आपकी टीम कंप्लीट हो जाएगी। मोहम्मद ना सिर्फ अच्छे ये बैट्समैन है, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, बल्कि विकेट के पीछे आपके पास पता आपके पास जेनियन से 3 से 4 स्पिनर्स है, वहां आपको एक वर्ल्ड क्लास कीपर चाहिए होगा। और T20 फॉर्मेट से एक स्टेप या एक कैच भी अगर कीपर से मिस हो जाए तो वो पूरा मैच का नक्शा चेंज कर देता है। चलें, मैच का नक्शा चेंज खातिर रखना चाहिए। जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात कर रहे थे और कितनी जगह उनकी कंफर्म नज़र आ रही है T20 स्क्वाड के अंदर है। इस पे अभी दोनों की राय यही है कि एज ए सीनियर मोहम्मद रिजवान को टीम में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, मोहम्मद रिजवान है इस वक्त ज़ेर बहस हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनर्स मौजूद हैं इससे, क्योंकि होम सीरीज़ के अंदर जो टीम अनाउंस की गई है उसमें उस्मान खान भी ओपनिंग करते हैं, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं। फिर जिस तरह फ़खर जमान को भी हम एज ए ओपनर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मैनेजमेंट उनको 5वें नंबर पर बैटिंग करा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जहां पर हम फ़खर को नीचे बैटिंग करवा रहे हैं वहां हसन नवाज की जगह आपने काफ़ी चांस दिया हसन नवाज को, लेकिन जब भी उनका बल्ला चला है वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित रहे हैं। अभी आपने देखा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि फ़खर को अपने उसी नंबर पर जो है कंटिन्यू करें जो वन डाउन पोजीशन पर आते हैं, यहाँ मिडिल ऑर्डर पर आपने एक बैटर को टीम में डालना है, चाहे वो अब्दुल समद की सूरत में हो या हसन नवाज की सूरत में हो? बिल्कुल, देखें हमारी टीम की रिक्वायरमेंट तो है इस नंबर पे इस टाइप का प्लेयर होना चाहिए। जिस तरीके से हसन नवाज रन्स कर रहा है और स्पिनर्स को स्पेशली, आपको पता है स्पिनर्स को जो है वो खड़े एशियन विकेटों पर मैं समझता हूं कि हसन नवाज अच्छा परफॉर्म करते रहे। बिल्कुल, एशियन विकेटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। और आपको पता है कि देखें आपने PSL में भी देखा आस्ते आस्ते वो मैच फिनिश की तरफ जा रहा था लड़का, लेकिन थोड़ी सी वो आउट ऑफ फॉर्म हुए, आपने उठा के टीम से बाहर कर दिया। बिल्कुल सही किया था क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं लगी, रन नहीं कर रहे। लेकिन अब जब उनकी फॉर्म लगी हुई है, जहां उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, हम इतने बड़े इवेंट में खेलने जा रहे हैं, आपने वही नाम, वो कहते हैं ना कि चले हुए कारतूसों से जंग पे नहीं जाया जाता है। आपको चाहिए कि एक फ्रेश ब्लड, जैसे अब्दुल समद को आपने बगैर चांस दिए डग आउट में बिठा के श्रीलंका की सैर करा के आपने जो है टीम से उड़ा दिया। अब कम अज कम जो है हसन नवाज जैसे प्लेयर को उस नंबर पर होना चाहिए। फ़खर जो अपना जेन्युइन नंबर है वहां जाकर के ले। देखें ये T20 फॉर्मेट में आपके 3 से 4 जो प्लेयर होते हैं टॉप ऑर्डर के, उन्हीं की मरहूने मेहनत है, अगर उन्होंने स्कोर कर दिया तो आपका स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग जाएगा। और जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर रन नहीं करेगा तो नीचे आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। बात कर रहे हैं, ओपनर्स की बात कर रहे हैं आप। साइम अयूब फोकस बॉलिंग पे ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन बैटिंग में कुछ करते दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा प्रेशर है साहबजादा फरहान पर आता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल है काफी प्रेशर साहबजादा फरहान पे इस वक्त होगा। लेकिन साहबजादा फरहान अनडाउटेडली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बुमराह को जिन्होंने उनकी एक एक वो स्ट्रीक एंड की, बिल्कुल स्ट्रीक एंड की के कोई बॉलर ने आई थिंक 200+ बॉल्स पे बुमराह को कभी कोई छक्का नहीं मारा था, तो वो स्ट्रीक साहबजादा और डेब्यू पे अपने डेब्यू टूर्नामेंट था उस पर किया, तो बहुत बड़ी बात है। उनकी अपनी एबिलिटीज हैं एज ए प्लेयर, लेकिन उनकी भी एक छोटी सी वीकनेस, छोटी सी तो नहीं बल्कि क्रॉनिक वीकनेस जो बाकी सबकी है, वो ये कि वो एंड फिनिश नहीं कर पाते, एंड तक नहीं ले पाते। अब देखें जब तक साहबजादा फरहान, फ़खर जमान ये लोग पिच पे होते हैं तो उम्मीद होती है कि अभी हमारे पास अच्छे ज्यादा रन आएंगे। जैसे ये लोग आउट होते हैं तो बिल्कुल रेत की दीवार हमारी बैटिंग लाइनअप साबित होती है। इसके अलावा आपने बात की साइम अयूब की। देखिए साइम को एक तो पहली बात जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप एज एन ओपनर आ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको जो पहली बॉल आप फेस करो आप उसको ही छक्के चौके के लिए उड़ा दो। तो ये चीज थोड़ी साइम को समझने की जरूरत है कि थोड़ा टाइम लेना है, 1-2 ओवर्स लें, इनिंग्स अपनी इनिंग्स बिल्ड करें, उसके बाद आप जो है लंबी शॉट्स, लंबी हिट के लिए जाएं, तो वो ज्यादा सेफ है रादर देन कि आप पहले से ही एग्रेसिव खेलें। तो ये थोड़ा सा सेफ आई थिंक माइंडसेट लेके चलना चाहिए। सेफ का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही डिफेंसिव हो जाए। बिल्कुल, और इस पर सेफ की बात हो रही है। जावेद साहब, हम टारगेट चेस करने में थोड़ा सा नाकाम नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ सकता है एशियन विकेटों पर हमें टारगेट चेस करने में? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए इस टूर्नामेंट में जो आपको पता है कि श्रीलंका में होगा हमारा तो पूरा वर्ल्ड कप,
और फिर वहाँ टारगेट चेस करना, आपको पता है जिस तरीके का वहाँ मौसम है और जो वहाँ वेदर्स की मुदाखलत है, और हमें वहाँ टारगेट चेस करना, अगर हमारे टॉप ऑर्डर में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलता है तो ही हम टारगेट चेस कर पाते हैं। और इससे पहले भी बात हो रही थी कि हमारी टीम में मैच फिनिश करने वाले जो नीचे नंबर्स पे जो है मिडल में जो बैट्समैन होते हैं उनका फुकदान नज़र आ रहा है। जब तक आप तसलसल से परफॉर्म नहीं करेंगे, और टारगेट देखिए चेस करना कोई मसला नहीं होता, टारगेट लग गया, उसके बाद एक प्लानिंग होती है, और फिर टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक प्लेयर एक प्लान करते हैं और वो प्लान बनाने के बाद जो है ग्राउंड में टारगेट चेस करने जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फुकदान हमारी टीम में नज़र आ रहा है। और मैच फिनिशर आपको पता है कि काफ़ी अरसा हो गया मैच फिनिश करने वाले हमारे प्लेयर जो है वो हमारे निचले नंबर पर मौजूद नहीं है। आपने तकिया किया फ़हीम अशरफ फिनिश करेगा, या नीचे से आकर आपका शहनशाह फरीदी फिनिश करेगा। अब इन प्लेयर से जब आप तौक़ात लगा लेंगे कि ये आके मैच फिनिश करेंगे तो ऐसा तो भाई चलो बहुत मैच मुश्किल फिनिश है। की तो बात होती रहेगी। और थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से थोड़ी नॉलेज बात कर लूँगा, और इस वक्त ऑक्शन का भी सिलसिला जारी रहेगा, मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। क्या कहोगी अब, क्योंकि 31 तारीख की एक डेडलाइन फिर सामने आ गई है? बिल्कुल, आई थिंक तो एक्सपेक्टेड था कि एंड ऑफ जैन तक हो रहा था, रिपोर्ट्स आनी थी कि ऑक्शन या ड्राफ्ट के ऊपर होता है। बट देखिए ऑक्शन, ये जो अभी डिसीजन लिया है ना पीएसएल मैनेजमेंट ने, सलमान नसीर ने और मोहसिन नकवी ने, जिस तरह से इन्होंने डिसीजन लिया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह कि प्योर ऑक्शन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि प्योर ऑक्शन हमारे लिए मेरे ख्याल में सूदमंद साबित नहीं होता। वही बात है जैसे मैंने पहले किया था कि जस्ट बिकॉज कि पूरी दुनिया एक फॉर्मेट पे जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी फायदेमंद हो। और इस चीज को बहुत अच्छे से जांचा है पीएसएल मैनेजमेंट ने। और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऑक्शन के साथ साथ डायरेक्ट साइनिंग्स, और हर फ्रेंचाइज को ये मौका दिया जाएगा कि वो अप टू 4 रिटेंशंस ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी इनोवेशन है, और इससे जो लीग की ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, और जो कि एक बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि इससे पीएसएल की अपनी ब्रांड इमेज भी मजीद स्ट्रांग हो रही है। एक और जो इसमें अच्छी चीज है वो जो प्लेयर फीस है ना, वो भी थोड़ी उनका कैप भी बढ़ा दिया गया है। दैट इज ऑल्सो अगेन समथिंग दैट इज गुड। तो ये एक इसमें बहुत ज्यादा जहाँ सारी चीजें अच्छी हो रही हैं नॉरिश, वहाँ हम एक चीज इजाफा देख रहे हैं कि हमारे ग्राउंड्स भी अब बढ़ते दिखाई देंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी क्योंकि जितने ग्राउंड्स अब बढ़ेंगे, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज होंगी, तो हमारे पास जो वेन्यूज है ना, जो हम हमेशा इंटरनेशनल मैचेस के लिए तरसते दिखाई दिए कि हमें पिंडी, लाहौर और कराची के बेस पर हम मैचेस खेल रहे होते थे, अब हमारे पास केपीके में भी होगा। हो सकता है कि हैदराबाद के नियाज स्टेडियम भी इस तरह तामीर हो जाए कि वहाँ पर इंटरनेशनल ना सही डोमेस्टिक के मैचेस भी शुरुआत अगर वहाँ हो जाती तो सूदमंद साबित होंगी आने वाले वक्तों के लिए। उसके बाद हम इंटरनेशनल मैचेस भी वहाँ करा सकते हैं। फिर हमने देखा है कि इजाफा भी हुआ है डोमेस्टिक सीजन के अंदर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया नया नाजाबाद पे, वहाँ पर भी मुख्तलिफ डोमेस्टिक के मैचेस चल रहे हैं। तो एक आई थिंक मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेहतर फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करती जा रही है। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक फैसले हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात, जैसे हम पहले बोल रहे होते थे कि क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं, अब दोनों चीजें साथ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी। और फिर पीएसएल का जिस तरीके से पूरी ये चीजें हुई है ना, जो हैशटैग पीएसएल न्यू एरा के नाम से जो एक हैशटैग आया, आई थिंक बहुत अच्छी चीज है, और बहुत मेच्योरली इस पूरे चीज को लेकर जाया जा रहा है कि ऐसे बिला वजह इंट्रोड्यूस नहीं किए जा रही चीजें, पूरी प्रॉपर उसकी थिंक थ्रू करके उसको लेके आते हैं। बस एक मेरी जो है ना, जिसको मैं पर्सनली लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आई रियली होप कि वो इनोवेशन इस पीएसएल सीजन में देगी, वो है मल्टीलिंगुअल कमेंट्री की। क्योंकि हमें उर्दू कमेंट्री की बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन हुई थी, इंग्लिश की, अब अगर पंजाबी और सिंधी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस की अगर एटलीस्ट इस सीजन नहीं तो अगले सीजन से शुरुआत हो जाए, बट ग्राउंड वर्क रख दिया जाए, तो वो भी एक बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। दैट इज जस्ट समथिंग। इसी वजह से आपसे पूछना चाहूंगा, कई कमेंटेटर हमारे पास भी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि हम अगर बहुत सी कॉपी दूसरे ममालिक की भी करते हैं तो यहाँ क्यों ना हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी कॉपी कर लें। बहुत सी ज़ुबानों पर जो है पड़ोसी मुल्क में कमेंट्री होती है, तो अगर हम अपनी तमाम ही इलाकई जो कल्चर है उस हिसाब से जो कमेंट्री अगर हम नश्र कर दें तो बहुत से लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना क्रिकेट, अगर क्रिकेट की तमाम इलाकाई ज़बानों में अगर कमेंट्री शुरू हो जाती है तो इसे समझने में और क्रिकेट की शोहरत में और ज़्यादा इजाफा होगा। वो चाहे पश्तो में हो, पंजाबी में हो, सिंधी में हो, बलोची में हो, इवन के और जो मादरी ज़बानें हैं उनमें भी कमेंट्री होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा ज़बानों में कमेंट्री होगी और आवाम को ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, क्रिकेट के बारे में पता चलेगा, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तमाम गेम। आप कबड्डी देखें, कबड्डी में जो है अक्सर व बेशतर पंजाबी में ही कमेंट्री होती है और तमाम ज़बानें बोलने वाले, समझने वाले वो सुन रहे होते हैं।
अगर इन तमाम जबानों में आप अब कमेंट्री शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ आप खेलों को और ज्यादा जो रुझान है उसमें और बढ़ावा मिलेगा और लोगों को समझने में आसानी होगी। और जिस चीज की समझ आ जाएगी तो वो ना चाहते हुए भी उसमें तमाम लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी, वो चाहे पश्तो समझने वाला हो, पंजाबी समझने वाला हो, सिंधी, बलोची, तमाम जबानों को समझने वालों को और ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी। और आप देखिएगा कि जिस गेम में आपने उसकी इलाकाई जबानों में कमेंट्री शुरू कर देंगे उसको बहुत ज्यादा बुलंदी मिल जाएगी। अभी बुध को हम गए थे, हमारा टूर था टंडो गुलाम अली का, ये नईम दुरानी साहब की क़यादत में हम जब टंडो गुलाम अली खेलने गए तो वहां जो कमेंट्री हो रही थी वहां मैंने तो जाके उर्दू में की, लेकिन वहां सिंधी में कमेंट्री हो रही थी। और आप यकीन जाने कि वहां जो तमाशाई इतना महजूज हो रहे थे सिंधी कमेंट्री से। वहां इसे एक फास्ट बॉलर था जिन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए शहरयार आफरीदी, जब वो बॉल करा रहा था और जिस रिदम से वो बॉल करा रहा था और उसके बारे में सिंधी में जो अल्फाज कहे जा रहे थे, तमाम क्राउड जो ना खड़े होकर क्लैपिंग कर रहा था। तो इन जबानों को अहमियत देनी चाहिए, मादरी जबानों को आप जितनी ज्यादा अहमियत देंगे उतना ज्यादा खेलों में दिलचस्पी आवाम की बढ़ेगी। बड़ी अच्छी बात यहाँ जावेद साहब ने की है नॉरिश के, क्योंकि खुद भी तुम कमेंटेटर हो और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि सिंधी ज़ुबान में जब वहाँ कमेंट्री हो रही थी वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे वो खड़े होकर दाद दे रहे थे, उन्हें बहुत सी चीज़ें अगर हम देखें ना जो इलाकाई बेस पर अगर चले जाएँ तो समझ में उनको ही आती है जो इलाकाई बेस से इलाकाई जो ज़ुबानें सीख रहे होते हैं। हम अपनी मादरी ज़ुबान नहीं बोलते, लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ थोड़ा सा, क्योंकि तमाम चीज़ों पर वो फोकस कर रहा है, इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो मजीद बेहतरी आ सकती है और अच्छे कमेंटेटर आ सकते हैं हमारे पास। बिल्कुल, देखिए टैलेंट की अगेन पाकिस्तान में कमी नहीं है, बस प्लेटफॉर्म्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड होते जा रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है। और ऑनेस्टली मोहसिन नकवी साहब का जो ये एरा रहा है एज ए चेयरमैन, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रहा है पीसीबी के अभी तक के जितने एराज आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेटेजिकली और काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेंगे। अभी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते, बट हम एज ए जर्नलिस्ट, हम एज एन एनालिस्ट जब इस चीज़ को एनालाइज करते हैं ना टेक्निकल एस्पेक्ट से, तो हमें बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें समझ आती हैं कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बेनिफिट करेंगे। और उसमें से अगेन जैसे आपने कहा कि इलाकाई ज़मानों में होंगे ना तो वो आम आदमी के लिए, देखिए मैं एक पर्सनल इस पर एक वाकया छोटा सा शेयर करना चाहूँगी। जब 2022 में वॉइस ऑफ क्रिकेट के लिए गई थी लाहौर में, तो हमारी रमीज़ राजा सर से मुलाकात हुई थी। जब शो पे हमने उनके साथ कमेंट्री, जब वो उस पूरे कंपटीशन में हमने उनके साथ सामने कमेंट्री की थी, उन्होंने हमें जज किया, तो उससे पहले एक उन्होंने हमसे बात भी की थी, तो उस पर बहुत कैजुअल सी डिस्कशन थी जिस पे उन्होंने हमें ये बात कही थी कि अगर आप एक इंग्लिश कमेंटेटर हैं तो कोशिश करें कि मतलब इस तरह का कहा था कि एक्सेंट आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप जो अल्फाज अदा करें आम लोगों तक जाएं, क्योंकि हमारी आवाम जो है दैट इज़ उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, उर्दू इज़ आर नेशनल लैंग्वेज, राइट। सो जब इंग्लिश में ये बात हो सकती है ना, तो आई थिंक कि बाकी ज़बानों को भी, पंजाबी कमेंटेटर्स हमारे पास इतने अच्छे हैं, हर मादरी ज़बान में हर रीजन की लैंग्वेज में अगर कमेंट्री हो तो आई थिंक एक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बेहतरीन इजाफा होता दिखाई देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जहां अच्छे काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कर रहे हैं, वहाँ इस तरफ भी अगर वो तवज्जो दे दे तो अच्छे कमेंटेटर हर जुबान में हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नौरिश आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।